गैसियस स्टेट MCQs देखते हैं हम। हाउ मैनी टाइम्स गैसेस एक्सपैंड देन सॉलिड्स। यू नो कि गैसेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड का बहुत स्मॉल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन या बहुत कम एक्सपेंशन होती है सॉलिड्स में। तो 1000 टाइम, 2000 टाइम, 3000 टाइम, 5000 टाइम। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो है 3000 टाइम गैसेस जो है वो ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं दैन देयर वॉल्यूम। 1 ATM is equal to 760 torr is equal to have 14.7 pounds per square inch. Then 1 torr is equal to, ये आपने डेरिवेशन निकाल ली है। 1 torr आपको पता है 760 torr इज इक्वल टू है 14.7 PSI पाउंड पर स्क्वायर। अब आप अगर 1 torr निकालना चाहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 torr तो 760 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4.7 ओवर 760 PSI। तो आपका आंसर दिस वन इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 torr की हमने इक्विवेलेंस देखी पाउंड पर स्क्वायर इंच के साथ। कितने पाउंड पर स्क्वायर इंच बन रहे हैं? 0.019। Which statement is wrong about gases? Gases they show Joule-Thomson effect। क्या ख्याल है? ये तो ठीक है। रॉन्ग हमने ढूंढनी है। दे आर कंप्रेसिबल, ये भी ठीक है। दे हैव मास, तो ऑब्वियसली गैसेस का मास तो होता है। दे डू नॉट मिक्स वेल, ये रॉन्ग है। गैसेस बहुत अच्छी तरह मिक्स होती हैं, रादर दे डैम सेल्फ डिफ्यूज एंड, और ये प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से होता है गैसेस के अंदर। आइसोथर्म मूव्स अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस, ये ग्राफ हमने बनाया था P वर्सेस V का। ठीक है, या प्रेशर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इधर ले लेते हैं P वर्सेस V। अच्छा, ये ग्राफ टेम्परेचर बढ़ाने पर अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस जाता है, मूव्स अवे फ्रॉम एक्सिस P एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये 25 सेंटीग्रेड पे है, लेट से ये 100 सेंटीग्रेड पे है, तो ये ग्राफ अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस जा रहा है। ठीक है, तो किस वजह से जा रहा है? ड्यू टू, क्या वजह हो सकती है? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर, बोथ, नॉन। इनफैक्ट जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये गैस, दोनों का गैस अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस जा रहा है। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम ट्वाइस ऑफ व्हाट इट इज़ एट 0 सेंटीग्रेड। कहता है कोई गैस है आपके पास, आपने उसका टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स ट्वाइस। कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये हमें पता है। तो अब रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज़ एट 0। कहता है अगर 0 पे है तो कब वॉल्यूम डबल होगा? हमें आइडिया होना चाहिए, क्विकली हमें सोचना चाहिए। 0 सेंटीग्रेड पे कितने केल्विन टेम्परेचर होता है? 273 केल्विन। तो आपको पता है इनका डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, इनका चूँकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो अब उसने टेम्परेचर दे दिया। टेम्परेचर डबल यहाँ पे की है, 273 का डबल कौन सा है? 546 केल्विन। तो इसका मतलब है अगर आप 0 सेंटीग्रेड से या 273 केल्विन से टेम्परेचर डबल कर दो 546, तो तब वॉल्यूम डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होगा जब वॉल्यूम डबल होगा? तो हम कहते हैं हमें टेम्परेचर भी डबल करना पड़ेगा, और वो टेम्परेचर क्या है? 546, यानी 273 का डबल हुआ तो प्रेशर वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होता है जी एब्सोल्यूट ज़ीरो? -272 सेंटीग्रेड प्लस 273 सेंटीग्रेड माइनस 273.15 सेंटीग्रेड, या ऑल ऑफ दीज। हमें पता है एब्सोल्यूट ज़ीरो ये है। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? जिस पे
मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, गैसेस की मॉलिक्यूलर मोशन सीज कर जाती है, हम कहते हैं ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। फिर हम कहते हैं कि ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, ये थ्योरेटिकल टेम्परेचर है जस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ गैसेस, थ्योरेटिकल टेम्परेचर है। एक्चुअली तो हम बहुत कम टेम्परेचर हासिल कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो इन फ़ारेनहाइट इज़, फ़ारेनहाइट में वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होगी जी? ए ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ 250 सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 450 सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन दिया जा रहा है -459 फ़ारेनहाइट और सी ऑप्शन दिया जा रहा है 570 केल्विन। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा फ़ारेनहाइट निकालने के लिए। अच्छा, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो इन फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। तो लास्ट ऑप्शन में देता हूँ आपको 570 सेंटीग्रेड, डी ऑप्शन। अच्छा, इसके लिए एक फार्मूला है, फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है आपने। ये फैक्टर 9/5 इंटू सी प्लस 32, आप 273 यहाँ पे पुट करें तो आपका आंसर जो है -459 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आज हम देखेंगे जनरल गैस इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन, और इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है, इसकी डेरिवेशन, और इससे मुख्तलिफ लॉज जो हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, कैसे आप डिराइव भी कर सकते हो। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म मैंने लिखी हुई है। PV इज़ इक्वल टू है nRT। आप इसको अगर डिस्क्राइब करना चाहो तो आप कहोगे प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट R एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज़ आवर जनरल गैस आर आइडियल गैस इक्वेशन। हम इसकी डेरिवेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के मुताबिक क्या है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, N एंड T आर केप्ट कांस्टेंट। इसी तरह हमें पता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमें पता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। बट हमें ये भी पता है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट फॉर आइडियल गैसेस। बेसिकली हम इन सब लॉज को आइडियल गैसेस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी गैस आइडियल नहीं होती, बल्कि तमाम गैसेस रियल होती हैं या फिर नॉन आइडियल होती हैं। हम उनको आइडियलिटी के करीब लेकर के जाते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, N एंड T। ये आप कहें कीपिंग ऑल द वेरिएबल्स कांस्टेंट, ठीक है। नन ऑफ द वेरिएबल इज़ कांस्टेंट, हम कहते हैं इफ़ नन ऑफ द वेरिएबल इज़ कांस्टेंट बाय कंबाइनिंग ऑल दीज लॉज, इफ़ नन ऑफ द वेरिएबल इज़ केप्ट कांस्टेंट, तो हम इन सब को मिला देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा जी? देखें, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को अगर हम मिलाएं तो इधर ये V आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो P 1/P, ठीक है। तो क्या आ रहा है? T और क्या आ रहा है? N। तो अगर मैं P को इस साइड पे ले जाऊँ, कोई कांस्टेंट भी लेके आता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी भी हटाता हूँ, तो ये बन जाएगा PV इज़ इक्वल टू N
टी। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ मुझे प्रोपोर्शनैलिटी के लिए कोई कांस्टेंट भी लेके आना होगा, nRT, ये वाला कांस्टेंट है। दिस इज़ कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट R और आइडियल गैस कांस्टेंट R। ठीक है, हमने तीनों लॉज को मिला के ये वाली आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव की। अब हम देखते हैं PV इज इक्वल टू nRT। इससे डिफरेंट हम लॉस जो हैं ये डिराइव भी कर सकते हैं। देखिएगा PV इज इक्वल टू nRT, यूँ कह लो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू है नंबर ऑफ मोल्स, इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड जनरल गैस कांस्टेंट R। अगर आप देखें डेरिवेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन के रीअरेंजमेंट हम इनकी डिफरेंट करके मुख्तलिफ लॉज को ड्राइव कर सकते हैं। आपको पता PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। अगर आपके पास n और t दोनों कांस्टेंट हैं, क्यों जी, तो फिर बाकी क्या बचता है r तो एक कांस्टेंट है। PV इज इक्वल टू k क्या बन जाएगा आपका, ये PV इज इक्वल टू k बेसिकली इट्स द योर बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट बनती है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू है कांस्टेंट। फिर इसी तरह हम चार्ल्स लॉ के लिए इसकी अरेंजमेंट ये करते हैं कि जनरल गैस से ये वाली V और यहाँ पे इस तरफ हम T लेके आ जाते हैं, N R और P हम इस तरफ ले जाते हैं। अब क्या किया हमने कहा जी, जब क्या रिक्वायरमेंट होती है चार्ल्स लॉ की, नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो R भी कांस्टेंट है, तो R को हम K लिख देते हैं, V/T इज इक्वल टू है K। दिस इज़ आवर चार्ल्स लॉ। फिर इसी तरह हम लिख देते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इधर रहने दे, बाकी P इधर आके डिवाइड हो जाएगा सारी इक्वेशन। तो अब देखिएगा P एंड T आर कांस्टेंट, P and T are constant, P and T are K is already constant, तो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ, आप n को इधर भी लेके जा सकते हो, आप यूँ कर लो V/n इज इक्वल टू है K। दिस इज़ अनदर स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। ये तीनों लॉज जो हैं हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम जनरल और आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए जी, जनरल गैस इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ R जनरल गैस कांस्टेंट R कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू है nRT। अगर आप R की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप R को एक साइड पे ले जाओ, R इज इक्वल टू है PV/NT। अब हम वेरियस वैल्यूज़ पुट करेंगे, प्रेशर की, वॉल्यूम की, नंबर ऑफ मोल्स की और टेम्परेचर की। R को फाइंड करने के लिए अगर हम प्रेशर ले लें 80m में ले लें, 1 ATM इंटू वॉल्यूम हम ले लेते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब में ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम 1 ले लेते हैं, इनटू टेम्परेचर हम एब्सोल्यूट ले लेते हैं जी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में 273 केल्विन। ठीक है जी, एट STP हम R की वैल्यू निकाल रहे हैं। याद रखिएगा प्रेशर के लिए हमने ATM और वॉल्यूम के लिए हमने डेसीमीटर क्यूब के यूनिट इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, इन सब को आप सॉल्व करें, इसको डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 0.0821। साथ यूनिट लिख लो, डायमेंशंस ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन। ये आपके R की वैल्यू के यूनिट आ रहे हैं इन ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अगर वो आपसे कहता है कि आप ATM की बजाय इसको टॉर में कन्वर्ट करें, तो हमें पता है 1 ATM इज़ इक्वल टू है किसके, 760 टॉर के। तो आप इसको अगर 760 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा आपका 62.4। अब के बार ये बेटा टॉर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें ये भी पता है 1 टॉर इज इक्वल टू है 1 टॉर इज इक्वल टू है 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हो 62.4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी
ऑफ Hg डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब वो कहता है जी हमें वैल्यू चाहिए, फर्ज करें डेसीमीटर क्यूब की बजाय सेंटीमीटर क्यूब में, तो व्हाट यू विल डू, यू नो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में 1000 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास आंसर क्या आएगा, 62400 हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई के बाद। तो आंसर आएगा टॉर, ऊपर वाला ये वाला लिख रहा हूँ मैं, टॉर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। आपने एक चीज़ नोट की, यूनिट ज़्यादातर किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, क्यों भाई, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं, मोल और केल्विन सेम रह रहे हैं। ये सारी वैल्यूज़ हमने जो फाइंड की हैं, डिफरेंट वैल्यूज़, इनको हम कह रहे हैं कॉमन यूनिट। क्या बोलते हैं, कॉमन यूनिट्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू के कॉमन यूनिट्स हैं ये, जिसमें हमने ATM यूज़ किया, टॉर यूज़ किया, मिलीमीटर ऑफ मरकरी यूज़ किया, डेसीमीटर यूज़ किया, फिर डेसीमीटर की जगह हमने सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल किया। अब हम आर की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आर इन SI यूनिट्स। लो जी, सिस्टम इंटरनेशनल में ये 2 यूनिट्स हमें देखने होंगे, एक तो वॉल्यूम का और दूसरा ATM का। इनका सिस्टम इंटरनेशनल हम लगाएंगे, जबकि नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोल और टेम्परेचर के लिए 273 केल्विन ही हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फिर मैं लिखता हूँ R इज़ इक्वल टू है PV ओवर NT। अब हमने प्रेशर के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करना है इंटरनेशनली, आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये 1 ATM की जो वैल्यू है ये इसके इक्वल होती है 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम के लिए जो अब के बाद हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो होगा मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब हम कैसे निकालते हैं, डेसीमीटर क्यूब को, जो आपका आंसर आ रहा होता है किसी गैस के लिए मोलर वॉल्यूम का, उसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दो तो ये आपका मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू वैल्यू ऑफ 22.41 डेसीमीटर क्यूब 414 डेसी। ये किसकी है, वॉल्यूम की। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें जी, ये हो जाएगा 0.022414 मीटर क्यूब ओवर 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस 1 है, इनटू आपने क्या लिया जी 273.15 या 16 केल्विन आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है। ये कह लें कि 0 सेंटीग्रेड पे जो वैल्यू आ रही होती है इन केल्विन में, या 273 केल्विन पुट कर लें, वो सेंटीग्रेड में जो वैल्यू है मैं बता रहा हूँ, सॉरी। तो R विल बी इक्वल टू ईयर, क्या आंसर आ रहा है जी इसके लिए, अगर आप देखें तो आपका आंसर आ रहा है 8.313। अब देखिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, ठीक हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब इनटू पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये आंसर आ रहा है जी। आपको पता है मीटर क्यूब और ये मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आर का क्या बचेगा 8.313 न्यूटन मीटर, यहाँ से 1 मीटर बचेगा, एम पर मोल पर केल्विन। ठीक हो गया जी। अब ये हमें ये पता है कि न्यूटन मीटर इज इक्वल टू किसके होता है, जाउल के। तो क्या हम जाउल ना पुट कर दें इस न्यूटन मीटर की जगह, R विल बी इक्वल टू
8.313 जाउल पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू बन जाएगी। अब हमें पता है कि इंटरनेशनली कैलोरी अगर इस्तेमाल हो रही है तो हमें पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है, याद रखिएगा, 4.18 जाउल के इक्वल। तो अब अगर मैं इसको कैलोरी में चेंज करना चाहता हूँ तो R शुड बी 8.313 डिवाइड्स 4.18। तो आपका आंसर बच्चों कैलोरी में चला जाएगा। तो अब के बाद क्या बनेगा जी, मोल पर केल्विन। तो ये आंसर क्या आ रहा है जी, 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये हमारी जनाब वैल्यू आ रही है गैस कांस्टेंट R की SI यूनिट के अंदर। जब हमने आइडियल सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट इस्तेमाल किए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डेसीमीटर की जगह हमने मीटर क्यूब इस्तेमाल किया। अब आपसे वो पूछेगा कि वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स अपॉन, नीचे लिखा होगा टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर या फिर लिखा होगा प्रेशर या फिर वॉल्यूम। तो आप याद रखिएगा दो वेरिएबल्स हैं जो कि इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हम लेते हैं। तो उसमें आ जाएगा आपका प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू, जिसकी वजह से R की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होती है। इसका मतलब R की वैल्यू डिपेंड करती है प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट के, जबकि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर हर केस में हम केल्विन में ही लेते हैं। आपको पता है गैस की कोई भी हमने कैलकुलेशन करनी हो तो गैस को हम फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन टेम्परेचर जो है उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। वो एक अलग बात है कि अगर कोई सेंटीमीटर में उसने सेंटीग्रेड में पूछ लिया है तो हमें लेटर ऑन कन्वर्ट करना होता है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमेशा हम टेम्परेचर गैस के लिए केल्विन में लेते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस, हम जनरल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए कैसे डेंसिटी निकाल सकते हैं। PV इज इक्वल टू nRT, ये चीज़ है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं PV इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ गैस। PV इज इक्वल टू है nRT। n क्या है यहाँ पे हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास के। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, PV इज इक्वल टू है स्मॉल m ओवर कैपिटल M इंटू RT। अब हम क्या करते हैं, डेंसिटी क्या होता है, हम एक ऐसी यहाँ पे बनाते हैं सिचुएशन, हम m और v को इंटरचेंज कर देते हैं। PM इज इक्वल टू है m ओवर v। मैंने इस v और m की जगह को रिप्लेस कर दिया इंटू RT। आपको पता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के। तो क्या आप यहाँ पे डेंसिटी पुट कर सकते हो, तो आप लिखो PM इज इक्वल टू है DRT। तो डेंसिटी शुड बी इक्वल टू PM ओवर RT। RT डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड द डेंसिटी ऑफ ए गैस। आमतौर पे आपसे पूछ सकता है वो, फाइंड द डेंसिटी ऑफ CO2 एट STP। ठीक है, जनरल यूनिट में लेट से वो पूछता है अगर आपसे, तो आप इसको करो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द डेंसिटी ऑफ CO2 एट STP। तो हमारे पास डेंसिटी का एक्सप्रेशन आया, D इज इक्वल टू है PM ओवर RT। तो हमारे पास प्रेशर हम ले लेते हैं 1 atm और मोलर मास ऑफ CO2 कितना है, देखें P इज इक्वल टू है प्रेशर जो कि यहाँ पे हम atm में ले रहे हैं, M स्टैंड्स फॉर मोलर मास ऑफ द गैस, R जनरल गैस कांस्टेंट,
जनरल गैस कांस्टेंट, और T इज आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर हेयर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, P हमने 1 atm पुट किया और M हमने 32 ग्राम पर मोल पुट कर दिया फॉर CO2 अगर है, ये मैंने ऑक्सीजन का पुट कर दिया, सॉरी फॉर दैट, इट इज़ 44 ग्राम्स, 12 + 32 44 ग्राम्स। अब R की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.0821 atm डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये भी पर मोल में है। N2 टेम्परेचर क्या है 273 केल्विन, ठीक हो गया जी। अब अगर आप कैंसलेशंस करें तो आपका ATM के साथ कैंसिल होगा, पर मोल के साथ कैंसिल होगा, पर केल्विन के साथ कैंसिल होगा। तो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में आपके पास PM/RT, ये आपके पास डेंसिटी जो भी वैल्यू आती है X वगैरह, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये वाला ऊपर जाके पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरह अगर कोई भी आपको एक्सप्रेशन आ जाए कि हाइड्रोजन की फाइंड करें, ऑक्सीजन की फाइंड करें, तो यूनिट अब जो वो मांगेगा हमें वो पुट करने होंगे। अगर जनरल यूनिट पुट करने हैं तो फिर ATM और ये डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन वाली हम R की वैल्यू पुट करेंगे, और टेम्परेचर आपको पता है हमेशा हम केल्विन में पुट करेंगे। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं किसी गैस का मास ऑफ द गैस भी मालूम कर सकते हैं। मास ऑफ द गैस, अगर हमारे पास मोलर मास मालूम है तो मास ऑफ द गैस फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये कैसे फाइंड करना है? अगेन PV इज इक्वल टू है हमारे पास nRT। तो हम देखते हैं अगेन नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है किसके इक्वल है, गिवन मास ओवर मोलर मास। PV इज इक्वल टू है गिवन मास ओवर मोलर मास इनटू RT, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, ये वाला M फाइंड करना है जी। तो ये वाला M एक साइड पे रख दो, दिस M शुड बी इक्वल टू, तो उधर जाके ये M मल्टीप्लाई हो जाएगा PVM/RT। दिस इज हाउ you can find the mass in grams of a gas। और अगर वो कहता है जी मोलर मास फाइंड करें तो ये दोनों इंटरचेंज कर दें इसी इक्वेशन में से, तो यू विल गेट m स्मॉल m ओवर PV इंटू RT। इस तरह से आप गैस का मोलर मास भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी कि हमने सीखा कि किस तरह से डेंसिटी ऑफ द गैस हम निकाल सकते हैं और किस तरह से मास ऑफ द गैस हम फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से मोलर मास ऑफ द गैस हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। द वॉल्यूम ऑफ CO2 इज मैक्सिमम एट, हमें देखना होगा कि वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगा, जब टेम्परेचर मैक्सिमम हो और प्रेशर मिनिमम हो। हमने कोई ऐसी सिचुएशन ढूंढनी है। STP का मतलब क्या हुआ जी, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम हर केस में इनको कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में। STP देखें जी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 यानी 0 सेंटीग्रेड है, 273 केल्विन, और प्रेशर है इस केस में 1 atm, यानी ये आपका टेम्परेचर है और ये प्रेशर है। जबकि इस केस में 127 ऐड कर दो अगर आप 273 में, तो 400 केल्विन टेम्परेचर है और 1 atm प्रेशर है। अब इस केस में अगर आप आएँ तो इसमें 273 केल्विन टेम्परेचर है और प्रेशर डबल कर दिया गया है 2 atm, और इस केस में 273 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। 273 यू मीन के टेम्परेचर जो है 546 है,
केल्विन में, ठीक है, जबकि प्रेशर 2 atm है। इस केस में अगर हम इनका कंपैरिजन करें, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस केस में है, इस केस में है, लेकिन यहाँ प्रेशर डबल करके इसको हम हाफ में करेंगे भी। जब प्रेशर डबल हो जाएगा, डबल प्रेशर है, तो ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इन केसेस में देखें 273 केल्विन, 270, यहाँ 1 atm, यहाँ 2 atm। तो हमने देखना है मैक्सिमम वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम कम होगा। और अगर आप देखें सबसे ज़्यादा इस केस में है टेम्परेचर और प्रेशर 1 atm, यहाँ 2 atm हो गया। लेकिन ये केस जो है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला होगा। देखिए 400 केल्विन आप इसके साथ कंपेयर करवा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रेशर भी डबल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम इसका हाफ हो जाता है। तो सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम बी ऑप्शन में होगा। फॉर एन आइडियल गैस आइसोथर्म रेफर्स टू, हमने एक ग्राफ पढ़ा था इस तरह का, P वर्सेस V। तो दिस इज़ कॉल्ड आइसोथर्म। गैस एट सेम टेम्परेचर, प्लॉट ऑफ P एंड V, गैस एट द सेम प्रेशर, नहीं ये वाला बनेगा। आइसोथर्म जो है यहाँ पे प्लॉट ऑफ P वर्सेस V, दिस इज कॉल्ड आइसोथर्म। T ऑफ ए गैस हैविंग वॉल्यूम, गैस हैविंग वॉल्यूम, एक गैस है उसका वॉल्यूम जो है 0 सेंटीग्रेड पे 1092 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इज़ डिक्रीज्ड बाय 1 सेंटीग्रेड द वॉल्यूम विल बी, कहता है अगर आप टेम्परेचर इसका 1 सेंटीग्रेड कम कर दें तो हमें एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या बताता है कि गैस का वॉल्यूम है 1092, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है 1/273 टाइम बढ़ता है या कम होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो वॉल्यूम इतने टाइम ऑफ द रीजनल वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर आप एक टेम्परेचर कम करेंगे सेंटीग्रेड तो इतने टाइम कम। इसका अगर आप देखें तो 4 आंसर आ रहा है। तो 4 अगर आप देख लें यहाँ पे क्या कंडीशन है, इज़ डिक्रीज्ड बाय 1 सेंटीग्रेड, 1092 से वॉल्यूम जो है वो 4 सेंटीमीटर क्यूब कम होगा। कोई ऑप्शन है इसमें? ये वाला होगा कि हमने रेशो देखी कि किस रेशो से वॉल्यूम कम होता है या ज़्यादा होता है। हमने यहाँ के चूँकि टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड कम किया है तो वॉल्यूम जो है 4 सेंटीमीटर क्यूब कम होगा। और अगर हम लिख दें कि इज़ इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीग्रेड, तो 1092 में 4 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप ऐड करें तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो वैसे हमारा जो ऑप्शन बन रहा है इस केस में सी ऑप्शन बन रहा है कि गैस का जो वॉल्यूम है 0 सेंटीग्रेड पे वो 273 बढ़ता है या कम होता है। तो 1 सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर कम किया है जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है 1092 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 ये करके हम दिखा लें तो 4 सेंटीमीटर क्यूब का फ़र्क आ रहा है, जो कि 4 सेंटीमीटर क्यूब हम इसमें से निकाल देंगे। For a gas obeying Boyle's law, if pressure is decreased to half, the volume becomes, क्यों भाई, PV is equal to है nRT। ठीक है, ये हमारे पास गैस है। ठीक है, कहता है इफ़ प्रेशर इज़ डिक्रीज टू हाफ, यू मीन प्रेशर हमने हाफ कर दिया, द वॉल्यूम बिकम, तो वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वॉल्यूम आप इस तरफ ले आओ, वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है, देखें जी, वॉल्यूम इधर रहने दो, आप करो ये 2 इधर आके 2nRT ओवर V। तो इस फैक्टर पे क्या फ़र्क पड़ा है आपके भाई, उसने कहा प्रेशर इज़ डिक्रीज टू हाफ, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने देखा 2 टाइम्स हो गया, यानी डबल हो जाएगा वॉल्यूम। ये वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। इस तरह से ये आइडियल गैस इक्वेशन पे मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को चेंज करके वो आपसे MCQs पूछ सकता है। अब है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP कंटेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, तो 6.022 × 10⁻³ 6.02, 10 की 22, 2.68 × 10 की 22, 3.1 × 10 की 23। तो हमें ये पता होना चाहिए डेसीमीटर क्यूब और मोल का क्या रिलेशन है। हमें पता है किसी 1 मोल गैस के अंदर वॉल्यूम कितना होता है
22.414 डेसीमीटर क्यूब। जब ये होता हो तो हम 1 भाई कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर? 6.02 इंटू 10 की 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 22.414 डेसीमीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रोज नंबर, यानी 6.02 इंटू 10 की 23 मॉलिक्यूल। अब अगर आप 1 डेसीमीटर क्यूब में फाइंड करना चाहो तो आप क्या करोगे? 6.02 इंटू 10 की 23 डिवाइडेड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 2.68 इंटू 10 की रेज़ टू द पावर 22। तो ये आपका बीटा ऑप्शन दुरुस्त होगा। इस एमसीक्यू को ख़ास तौर पे देखिएगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब में निकालना है। 22 में हमें मालूम है मॉलिक्यूल, तो 1 इधर रखें, 22 को इधर आके डिवाइड कर दें, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन 1 डेसीमीटर क्यूब आ जाएंगे। व्हाट इज़ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? Total pressure exerted by a mixture of gases. Total pressure exerted by a mixture of gases is equal to the sum of partial pressures of individual gases in the mixture. This is called Dalton's law of partial pressure. मसलन हमारे पास 3 गैसेस हैं, एक गैस A है, एक गैस B है, एक गैस C है। तो वो कहता है अगर आप इनको किसी एक कंटेनर में रहते हो तो टोटल प्रेशर जो होगा इन तीनों के इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड करके आप निकाल सकते हैं। P टोटल शुड बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C। आपको पता है प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वैसे भी हमने ये पढ़ा हुआ है, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप ये एक्सप्रेशन, खैर इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको, तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल दी प्रेशर्स ऑफ ऑल दी गैसेस। ठीक हो गया। तो आप इस इक्वेशन को यूँ भी ड्राइव कर सकते हो। इसके नंबर ऑफ मोल्स A है, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B है, इसके नंबर ऑफ मोल्स C है। तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर इन सब के प्रेशर को ऐड करके। इसके लिए हम एक डेरिवेशन निकालते हैं कि पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होता है। पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन का हम रिलेशन यहाँ पे निकालेंगे कि हाउ टू फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। अब हम देखते हैं डाल्टन प्रेशर के यूजेस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर पार्शियल प्रेशर्स। नंबर 1 हम देखते हैं व्हेन a gas is collected over water, when a gas is collected over water, तो हमें गैस का वेपर प्रेशर जो होता, गैस का जो प्रेशर है is collected over water, तो इसमें वाटर के वेपर्स भी होते हैं जिसको हमने माइनस करना होता है। ठीक है। तो यानी वाटर के वेपर्स जो उसमें शामिल हैं उनका प्रेशर हम ड्राई गैस के लिए, अगर गैस हम चाहते हैं कि गैस ड्राई हमें मिले, तो हम क्या करेंगे? P वाटर वेपर्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स माइनस P एक्वस टेंशन हमें करना होगा। ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो इसके अलावा पार्शियल प्रेशर का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है? अगर आप देखो रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि 159 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
प्रेशर होता है ऑक्सीजन का एयर के अंदर, जबकि ये एयर में प्रेशर है लंग्स के अंदर। हमारे लंग्स के अंदर 116 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्रेशर होता है ऑक्सीजन का लंग्स के अंदर। तो बाहर से गैस जो है ओइंग टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर्स ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें रेस्पिरेशन एट एल्टीट्यूड्स, ठीक है, तो आप जब एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो कैबन जो है, एयर कैबन जो होते हैं एरोप्लेन्स के, उनके अंदर प्रेशर जो है मेंटेन रखा जाता है। अगेन आप देखें कि सी लेवल पे 159 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। जब आप हाइट पे जाते हैं तो ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसीलिए कैबन्स जो रखे जाते हैं एरोप्लेन्स के, वो प्रेशराइज्ड होते हैं। 4, अगर आप देखें रेस्पिरेशन अंडर सी, अंडर डीप सी, अगर आप सी डाइवर हैं तो आप अगर 100 फीट नीचे जाएंगे तो 3 ATM प्रेशर जो है आपके लंग्स के ऊपर ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से जो सी डाइवर्स जो होते हैं वो प्रेशर सिलेंडर्स ऑफ गैस इस्तेमाल करते हैं, जिनमें प्रेशर जो है वो मेंटेन रखा जाता है। गैस के सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर आम तौर पे आर्गन और ऑक्सीजन का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है। पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर इस्तेमाल करते थे। नेक्रोसिस एक डिज़ीज़ है जो कि नाइट्रोजन के ब्लड में डिफ्यूज़ होने की वजह से हो जाती है। तो आजकल आर्गन और ऑक्सीजन का मिक्सचर आलमोस्ट 80 और 20 की रेशो या परसेंटेज में इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर दी यूजेस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग of gas molecules is called diffusion. is called diffusion. कमरे के एक साइड पे आप परफ्यूम लगाते हैं, दूसरा बंदा उसको फील करता है, तो आप कह लो स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम इन अ रूम इज द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, डिफ्यूजन। अफ्यूजन क्या है? एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एफ्यूजन क्या है? एस्केप ऑफ गैस molecules through a small bore, one by one from area of high pressure to area of low pressure to the area of low pressure. This is called effusion. Diffusion and effusion. Escape of air from punctured tire, ठीक है। अगर गाड़ी का टायर पंक्चर है तो उसमें से हवा का निकलना, या फुटबॉल के, आपको पता है फुटबॉल की सरफेस जो है उसकी सतह में छोटे छोटे ब्लैडर के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं जिससे गैस निकलती रहती है, तो वो भी दैट इज़ टाइप ऑफ एफ्यूजन। तो एफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। नेक्स्ट है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ a gas is inversely proportional. क्या कहता है ग्राहम? is inversely proportional to the square root of its density. To the square root of its density कर दें, या to the square root of the density of the gas, to square root of its डेंसिटी के इसका मतलब ये हुआ
कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस। इसका मतलब ये है कि हेवी गैसेस स्लोली डिफ्यूज़ करेंगी और जो लाइटर गैसेस होंगी वो फास्टली डिफ्यूज़ करेंगी। अगर हम एक गैस के लिए दो डिफरेंट गैसेस हैं उनके दरमियान रिलेशन मालूम करना चाहते हैं फॉर गैस 1 एंड गैस 2, तो हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस 1। लाइकवाइज हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस 2। आप इसको यूँ कर लें, ठीक है जी। अब आप कह सकते हैं डिवाइडिंग R1 बाय R2, तो क्या होगा जी? तो ये बन जाएगा D2 ओवर D1। एक बात याद रखिएगा, ये जो डेंसिटी ऑफ गैस है कहते हैं डेंसिटी इज़ आलमोस्ट इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। तो ये इस इक्वेशन को आप यूँ भी लिख सकते हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज़ इक्वल टू है molecular mass of gas 2 over molecular mass of the gas 1 इनका under root। This is how you can find the expression between various gases and their rate of diffusion। तो आपको MCQs में पूछा जा सकता है which gas diffuses slowly या which gas diffuses fastly। तो hमें पता है rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of the gas। Which gas diffuses fastly? मैं वो ऑप्शन दे रहा हूँ। हमारे पास है A ऑप्शन हाइड्रोजन गैस, B ऑप्शन CO2 गैस, C ऑप्शन ऑक्सीजन गैस, D ऑप्शन SO2 गैस। इसी तरह मैं कहता हूँ विच गैस डिफ्यूज़ेस स्लोली। तो आप देखो, आपने बताना है कि कौन सी गैस स्लोली डिफ्यूज़ करेगी। हमारे पास रिलेशन क्या आया है, अभी हमने ये डिफ़ाइन किया है कि वो गैस जिसका मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा होगा वो स्लोली डिफ्यूज़ करेगी, और वो गैस जिसका मैस कम होगा वो फास्टली, क्योंकि इनके दरमियान रिलेशन इन्वर्स का है। ठीक हो गया। अब ज़रा देखें, आपसे विच गैस डिफ्यूज़ेस फास्टली। भाई जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा, अगर आप देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2, CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का मास 32, SO2 का मास सल्फर 32 और ऑक्सीजन 64 ग्राम पर मोल। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका है? आप देखो हाइड्रोजन का है, तो फास्टली कौन डिफ्यूज़ करेगी? हाइड्रोजन। इसी में अगर आपसे वो कहता है विच गैस डिफ्यूज़ेस स्लोली, तो अब फिर आपको मास निकालने होंगे। नाइट्रोजन का मास 28, क्लोरीन का मास 71, SO2 का मास सल्फ़र के लिए 32 और 32 फॉर ऑक्सीजन 64, कार्बन डाइऑक्साइड का मास 42। तो सबसे ज़्यादा जिसका मास होगा वो सबसे स्लोली डिफ्यूज़ करेगी, तो यकीनन आप ऑप्शन क्लोरीन होगा। अब अगर वो पूछता है कि ऑर्डर लिखें, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो सबसे इन सब में से सबसे कम मास किसका है? अगर आप देखें तो इनमें नाइट्रोजन सबसे फास्टली डिफ्यूज़ करेगी, फिर CO2 डिफ्यूज़ करेगी, और उसके बाद SO2 डिफ्यूज़ करेगी, और सबसे कम डिफ्यूज़ क्लोरीन गैस करेगी, क्योंकि क्लोरीन का मास सबसे ज़्यादा है। अगर इनमें भी ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो तो फिर क्या होगा, या डिक्रीजिंग ऑर्डर हो तो फिर क्या होगा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो हाइड्रोजन के बाद जिस गैस का मास आ रहा है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आ रहा है
SO2। इस तरह से आपको डिफ्यूजन्स ऑफ द गैस के ऊपर वेरियस MCQs जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो कि दी थी बर्नौली ने, तो ये इसके चंद पॉस्टुलेट्स हम देखते हैं। कहते हैं गैस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कुछ गैसेस मोनोटॉमिक भी हो सकती हैं, हीलियम, नियॉन वगैरह, या कुछ डाईएटॉमिक या मोर देन वन एटम हो सकते हैं उनके अंदर, तो लाइक अमोनिया, नाइट्रोजन गैस वगैरह। कहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड देयर कोलिजन्स आर इलास्टिक कोलिजन्स। गैस के अंदर आपने बताना है कि वो एनर्जी मोमेंटम वगैरह शिफ्ट करते हैं, ठीक है। फिर आपने बताना है देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस पॉस्टुलेट को मैं स्टार कर देता हूँ, नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाले को, ठीक है। फिर है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। जो वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल का दैट इज़ नेग्लिजिबल, यानी कि हम उसको ज़ीरो रखते हैं, कहा यह जाता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है, ये भी पॉस्टुलेट आपने स्टार करना है। कहता है प्रेशर जो है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। जितना ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। प्रेशर का आपको पता ही है, नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय पर यूनिट एरिया, ठीक हो गया जी। कोलिजन्स पर यूनिट एरिया, दिस इज़ कॉल्ड प्रेशर। फिर कहता है जी ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज़ नो इफेक्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज़ नो इफेक्ट ऑन गैस मॉलिक्यूल्स, यानी ये इतने छोटे हैं कि ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इन पे असरअंदाज नहीं होती। फिर कहते हैं जी काइनेटिक एनर्जी जो है ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी। इंटरेस्टिंग इज़ दैट कि आम तौर पे गैस के मॉलिक्यूल 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग इज़ दैट कि अगर हाइड्रोजन देखें आप तो ये तकरीबन 7000 किलोमीटर पर आवर से की स्पीड से मूव कर रहे होते हैं एयर के अंदर हाइड्रोजन पे, क्योंकि आपको पता है इसका मोलर मास कम है इसलिए इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। आपसे आप पूछ रहा हूँ, ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। बर्नौली ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पुट फॉरवर्ड की या इसके पोस्टुलेट्स दिए थे। क्लासियस ने गैस लॉज ड्राइव किए थे, ठीक है। क्या ड्राइव किया था? गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़, ठीक है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ पे वर्क किया था, जबकि बोल्ट्जमैन ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज़ अमंग गैस मॉलिक्यूल्स पे काम किया था, जबकि बोल्ट्जमैन ने फिज़िकल बिहेवियर ऑफ द वैन डर वाल ने फिज़िकल बिहेवियर ऑफ द गैस डिस्कस किया था और इसमें उसने प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन भी की थी। वैन डर वाल का सबसे अहम काम प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन ऑफ द गैस के मतलब है, ठीक है जी। ये वेरियस साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है और दिस इज़ ऑल अबाउट हियर। प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन बाय वैन डर वाल। वैन डर वाल ने कहा जी जो आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। उसने कहा जी प्रेशर समथिंग एल्स होना चाहिए, प्रेशर जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, प्रेशर की बजाय प्रेशर कोई और पुट होना चाहिए। इसने हमें ये वाला एक्सप्रेशन निकाल के दिया है। इसने कहा जी प्रेशर की जगह AN² इतना प्रेशर ऐड होना चाहिए। एक्चुअली गैस के मॉलिक्यूल अपना प्रेशर कहते हैं सही तरह से लगा नहीं रहे हैं,
और उसने कहा जी कि ये जो आप वॉल्यूम ऑफ द गैस ले रहे हैं ये एक्चुअली सही वॉल्यूम हम नहीं ले रहे जो हम आइडियल गैस के लिए ले रहे हैं। बेसिकली वॉल्यूम की जगह हमें V माइनस NB यानी गैस को जो अवेलेबल वॉल्यूम है उसमें से इसका एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो आपको माइनस करना होगा। ठीक है, ये इक्वेशन दी थी वैन डर वाल ने प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन के बाद। प्रेशर में करेक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आई, मैं इंतहाई शॉर्टली आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखें, ये आपके पास एक गैस है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल हैं, गैस के मॉलिक्यूल हैं, को सिंपली आप मॉलिक्यूल बना लें। तो एक मॉलिक्यूल जो कि सेंटर में है, इट इज़ सब्जेक्टेड टू बैलेंस्ड फोर्सेस, इस पे हर तरफ से इक्वल फोर्सेस असरअंदाज हो रही हैं और ये अपना प्रेशर बिल्कुल सही तरीके से लगाता है। प्रेशर करेक्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जबकि ये वाला मॉलिक्यूल जो है, जो साइड ऑफ द वॉल पे एक इधर पड़ा हुआ है, ये मॉलिक्यूल अपना प्रेशर सही तरह से नहीं लगा पा रहा, इसकी पोजीशन इस तरह की ये दीवार के साथ है। तो इस बेस पे वैन डर वाल ने कहा कि प्रेशर जो है जितना हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कंसीडर कर रहे होते हैं उससे बेसिकली कम लग रहा होता है। इसके लिए उसने ये वाला एक्सप्रेशन दिया और फिर उसने जो दूसरा एक्सप्रेशन दिया वो उसने कहा कि गैस का एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है वो नेग्लिजिबल नहीं होता, बल्कि गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। ये एक गैस है, लेट से इसका वॉल्यूम है 100 डेसीमीटर क्यूब। हम इसको प्रेशर बढ़ाते जाते हैं प्रेशर अब, और लेट से मैं कह देता हूँ 0.5 डेसीमीटर क्यूब गैस का अपना वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम जो गैस एक्चुअली कंटेन कर रही है। तो हम कह रहे हैं सारा वॉल्यूम अवेलेबल है, लेकिन हमें इसका ओरिजिनल वॉल्यूम यहाँ से निकालना होगा। जब हम आइडियल की बात करते हैं तो हम ओरिजिनल को नहीं निकाल रहे होते, लेकिन वैन डर वाल ने कहा कि गैस का एक्चुअल वॉल्यूम आपको टोटल वॉल्यूम में से माइनस करना होगा, फिर आपके पास अवेलेबल वॉल्यूम आ सकता है। देखो 100 के मुकाबले में 0.5 आप निगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप गैस के ऊपर हाई प्रेशर लगा देते हो, आप वॉल्यूम सिर्फ 10 डेसीमीटर क्यूब तक ले आते हो, तो तब 0.5 को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है एट हाई प्रेशर एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल नहीं रहता, बल्कि वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब के बार आप ये जो नेग्लेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ये भी दुरुस्त नहीं है। मैं आपका ये पेन हिला रहा हूँ इस तरह से, तो ये पेन आपको इतना नज़र आ रहा है, तेज़ी से हिल रहा है। इसी तरह एक गैस का मॉलिक्यूल अपने से 4 गुना ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से वॉल्यूम कंटेन कर रहा होता है। तो हम ये कहते हैं कि एक्चुअल वॉल्यूम को आप कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, हमें एक्चुअल वॉल्यूम में निकालना होगा। टोटल वॉल्यूम अवेलेबल से हमें एक्चुअल वॉल्यूम निकालना होगा और हमें ये वाला प्रेशर जो है, जो प्रेशर हम लगा रहे हैं उसमें इतना प्रेशर लगाएंगे तो तब जा कर के हमारा प्रेशर करेक्ट आएगा।